बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान जारी हमलों में मुख्तसर वक्फे के बाद हालात एक बार फिर कशीदा हो चुके हैं। अमरीकी फौज ने यह दावा किया है कि ईरान ने मंगल और बुध की दरमियानी शब अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने के लिए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे, लेकिन ये तमाम मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त पे सामने आई जब दोनों ममालिक के दरमियान चंद रोज से हमलों में कमी देखी जा रही थी और सिफारती सतह पे मुमकिन मुज़ाकरात की बातें की जा रही थी, लेकिन ताज़ा कार्रवाई ने उस तासुर को कमजोर किया है कि ईरान या अमरीका फौरी मफाहमत चाहते हैं। दूसरी जानिब अमरीका और सऊदी अरब ने मुश्तरका तौर पर इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयां की, जिन्हें अमरीकी हुकाम ने गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान किए गए 30 से ज़ायद ड्रोन हमलों का जवाब करार दिया। उन हमलों का इल्जाम ईरान की पासदाराने इनकलाब पे आयद किया गया, जिसने मुबैना तौर पर अमरीकी अफवाज और सऊदी अरब के तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की हिदायत जारी की थी। यूं अब सऊदी अरब भी बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बन चुका है। सऊदी अरब ने मंगल के रोज ऐलान किया था कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने मशरकी इलाकों में तेल की तंसीबात को निशाना बनाने वाले कई ड्रोन तबाह किए। सऊदी वजारत दिफा ने हालिया हमलों के बाद दो टोक अल्फाज में खबरदार किया कि वह अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए किसी भी वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है, लेकिन सऊदी हुकाम ने साथ ही कशीदगी में इजाफे से गुरेज की ख्वाहिश का भी इजहार किया। दूसरी जानिब हमलों का निशाना बनने वाली इराकी मलेशिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने दावा किया है कि उनके ठिकानों पर होने वाले हमलों में कम अज कम 20 अफराद मारे गए, 30 से ज्यादा जख्मी हुए। गिरोह ने उन हमलों को इश्तियाल अंगेजी और इराकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया, लेकिन ईरान ने सऊदी अरब के इल्जामात पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, लेकिन इराक पर अमरीकी और सऊदी हमलों की खुलकर मजम्मत की, जबकि ईरानी ज़राए अबलाग और पासदाराने इनकलाब ने उर्दन में कायम अमरीकी अड्डों पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया कि उन्होंने उर्दन में वाक़े एक अमरीकी फजाई अड्डे और सेंट्रल कमान के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। लेकिन उर्दन ने कहा है कि मुल्क के फजाई दिफाई निजाम ने ईरान की जानिब से दागे गए 5 मिसाइल्स को फजा में ही तबाह कर दिया, जबकि अमरीकी हुकाम ने भी उसी नौइयत का दावा किया कि तमाम मिसाइल कामयाबी से रोक लिए गए। ईरान के उर्दन पर हमलों की अलामती अहमियत गैर मामूली है, क्योंकि ईरान उर्दन पर हमले करके ये वाजे कर रहा है कि वो अगर उर्दन को निशाना बना सकता है तो इजराइल को निशाना बनाना भी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। शायद इसी वजह से सदर ट्रंप ने एक बार फिर खबरदार किया कि ईरान को उर्दन में अमरीकी अड्डों पर हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इस दौरान इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान वाशिंगटन में एक अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटे जारी रहने वाली ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब अमरीका और इजराइल ईरान के खिलाफ मुश्तरका फौजी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का इरादा किया कि दोनों ममालिक का मुश्तरका मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है, लेकिन ये वाज़े नहीं किया कि दोनों ममालिक अब इस हवाले से क्या हिकमत अमली तरतीब देंगे, क्योंकि वो अब तक मैदान जंग में ईरान को शिकस्त देने या पसपा करने में नाकाम रहे। लेकिन ये मुलाकात सियासी हवाले से भी अहम है, क्योंकि दोनों रहनुमा अपने अपने ममालिक में सियासी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को इंतखाबात का सामना है, जबकि अमरीकी सदर पर यह दबाव बढ़ रहा है कि वो ये तवील और महंगी जंग खत्म करें। पेंटागन के अपने एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फरवरी से जारी इस मुहिम के दौरान अब तक कम अज कम 624 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके, जिसने अंदरूने मुल्क सदर ट्रंप को गैर मकबूल करने में अहम किरदार अदा किया। जबकि अमरीका में भी वस्त मुद्दती इंतखाबात अब ज्यादा दूर नहीं रहे। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी से आलमी मईशत भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकी। बुध के रोज आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जहां ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $3 से जायद इजाफा होकर $87 फी बैरल तक कीमत पहुंच चुकी है। तज्जियाकारों के मुताबिक आबनाए हरमुज की सूरत हाल इस हवाले से खास तौर पर अहम है, क्योंकि ये आलमी तरसील की तेल का एक अहम रास्ता है, और अगर इस इलाके में कशीदगी मजीद बढ़ी तो उसके असरात आलमी तवानाई की फराहमी और कीमतों पर मजीद शिद्दत से पड़ेंगे। इस पूरे मंजरनामे में ईरान की पासदाराने इनकलाब की बहरिया ने यह दावा किया कि उन्होंने 3 ऑयल टैंकर्स को रोका जो मुबैना तौर पर गैर कानूनी रास्ते पर सफर कर रहे थे। उस दावे की आजादाना तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन खित्ते में बहरी सलामती के हवाले से खदशात मजीद बढ़ चुके हैं। यूं इस वक्त अमरीका, ईरान, सऊदी अरब, इजराइल और इराक समेत खलीज के तकरीबन तमाम ममालिक ही हालिया कशीदगी में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर शरीक हो चुके हैं, और हर नई पेशरफ्त गैर यकीनी में इजाफा कर रही है, क्योंकि इतलात हैं कि ईरान ने ओमान की जानिब से पेश करदा मुश्तरका इलाकाई इंतजाम की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए वाज़े किया कि वो इस अहम आबी गुजरगाह पर किसी तीसरे फरीक की शमूलियत कबूल नहीं करेगा। ईरान का मौक़िफ़ दो टोक है कि आबनाए हरमुज़ का इंतजाम सिर्फ ईरान और ओमान अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों की बुनियाद पर करेंगे, जबकि खलीजी ममालिक की जानिब से ओमान के मुजव्वज़ा मंसूबे की हिमायत और रज़ाकाराना फीस की तजवीज़ भी ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीका और सऊदी अरब ओमान पर ऐसे मंसूबे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। ईरान बारहा ये कह चुका कि आबनाए हरमुज़ के दाखिली और खारजी रास्तों पर उसका मुअस्सर कंट्रोल नागुज़ीर है, जबकि जनूबी रास्ते को गैर महफूज करार देते हुए उसे जहाज रानी के लिए खतरनाक करार दिया गया।
ईरान ने इस पूरे मंजरनामे में मुश्तरका निगरानी का एक मुतबादिल मॉडल पेश किया, जिसके तहत दोनों ममालिक अपने अपने हिस्से की निगरानी करेंगे, लेकिन 50-50% कंट्रोल की तजवीज को ईरानी मफादात के खिलाफ करार दिया गया। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने वाज़ेह किया कि आबनाए हरमुज को अगर पुरानी सूरत हाल पर वापस लाया गया तो ईरान की फतह अधूरी तसव्वुर होगी। उन्होंने यह दावा किया कि ईरान ने हालिया दिनों में अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई मुतालिबा नहीं किया। उन्होंने जंग के दोबारा आगाज के इम्कान को भी रद्द नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने ईरान के मुतालिबात को गैर जरूरी करार देते हुए कहा कि यह ज़ेर गौर मुआहिदा सिर्फ और सिर्फ हम आहंगी पैदा करने के लिए है और इसमें किसी किस्म की फीस या टैक्स शामिल नहीं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के मौक़िफ़ को न सिर्फ अमरीका बल्कि ओमान और आलमी बरादरी ने भी मुस्तरद किया है, जिससे वाज़ेह होता है कि इस तनाज़े में सिफारती खलीज मजीद गहरी हो रही है। सदर ट्रंप चीन और रूस पर ईरान की मदद करने का बारहा जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब एक रिपोर्ट में यह दावा है कि ईरान आइंदा चंद हफ्तों में चीन से 300 से 400 तक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हासिल करने जा रहा है, जिनमें QW-12 और FN-16 जैसे जदीद निजाम शामिल हैं। तकरीबन 60 से 70 मिलियन डॉलर मालियत के इस मुआहिदे को ईरान की दिफाई हिकमत अमली में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये वो महाज है जिसमें जंग के दौरान ईरान को मुश्किलात का सामना है। इजरायली वजीर दिफा इजराइल काट्ज़ ने इस दौरान ये इंकशाफ किया कि हालिया हफ्तों में ईरान पर हमलों के लिए अमरीकी जंगी तैयारों ने इजरायली फजाई अड्डों का इस्तेमाल किया, जिससे इस तनाज़े में बराह रास्त अस्करी ताउन की एक नई जहत सामने आई। इजरायली वजीर दिफा ने खबरदार किया कि ईरान ने अगर इजराइल पे हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे, जबकि उन्होंने ये इंदिया दिया कि इजराइल खुद ईरान के तवानाई मराकिज को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन अमरीका इस वक्त उस हिकमत अमली से मुत्तफिक नहीं। यूं इजराइल अब भी जारहाना अज़ाइम से बाज नहीं आ रहा, जिसके बायस पूरा खित्ता जंग के दहाने पे है। लेकिन दिलचस्प हकीकत यह है कि मुसलसल 5 माह से जारी जंग, इक्तसादी पाबंदी और अंदरूनी दबाव के बावजूद ईरान की मईशत अब भी किसी न किसी तौर पर कायम है और दिवालिया होने का इम्कान ज्यादा नहीं। लेकिन ये एक ऐसे नाजुक तवाजुन पे खड़ी है जहां निजाम चल तो रहा है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ अवाम की माली मुश्किल में इजाफा हो रहा है। ईरान ने गुज़श्ता दहाइयों में खुद कफालत की पॉलिसी अपनाते हुए अपनी मईशत को किसी हद तक मुस्तहकम किया। तेल पर मुकम्मल इन्हसार कम करने के लिए ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात के शोबों को फरोग दिया, जबकि गैर रस्मी मईशत, सरहद पार तजारत, समुद्री रास्तों के जरिए तेल की तरसील और शेडो नेटवर्क्स ने भी निजाम को सहारा दिया। यही वजह है कि शदीद दबाव के बावजूद मईशत मुकम्मल तौर पर ज़मींबोस नहीं हुई, लेकिन इस इस्तेहकाम की असल कीमत अब एक आम ईरानी शहरी अदा कर रहा है। महंगाई की शरह तकरीबन 90% तक पहुंच चुकी है, जबकि खुराक की कीमतें दुनिया में बुलंद तरीन सतहों में शुमार हो रही हैं। गोश्त, अंडे, दूध और कुकिंग ऑयल जैसी बुनियादी अशिया की कीमतें गुज़श्ता 1 साल में कई गुना बढ़ चुकी हैं। दूसरी जानिब तनख्वाहों में उस तनासुब से इजाफा नहीं हुआ, जिसके बायस लोगों की कुव्वत खरीद बुरी तरीके से मुतासिर हुई। माहाना कम अज कम उजरत $100 से भी कम हो गई, जो एक खानदान के बुनियादी अखराजात के लिए नाकाफी है। करेंसी की मुसलसल गिरती हुई कदर ने भी दरामदी अशिया को महंगा किया। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की कदर में गिरावट ने मार्केट में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। आबनाए हरमुज की बंदिश ने सप्लाई लाइन्स को मुतासिर किया। उसके बावजूद मार्केट में अशिया की दस्तयाबी किसी हद तक बरकरार है, क्योंकि मौजूदा हालात में ईरानी हुकूमत महंगाई करके और ईरानी करेंसी की कदर गिरा के मईशत को मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रही है। और यही वो मॉडल है जिसके बायस निजाम तो चल रहा है, लेकिन बोझ बराह रास्त अवाम पे मुंतकिल हो रहा है। हुकूमत इस बोझ को कम करने के लिए नकद सब्सिडी और इलेक्ट्रॉनिक कूपन फराहम कर रही है, लेकिन ये इकदामात नाकाफी साबित हुए। दूसरी जानिब जंग के असरात सिर्फ मईशत तक महदूद नहीं रहे, बल्कि बुनियादी शहरी ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हालिया अमरीकी बमबारी में 12 पुल और 2 सुरंगें तबाह हुई, जबकि कुदरती गैस और बिजली की पैदावार को धचका पहुंचा, जिसके बाद सनती शोबे को हफ्ते में 2 दिन की लोड शेडिंग का सामना है। मौजूदा जंगी हालात में यह भी ईरानी हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की सनती पैदावार मुतासिर हुई, जिसका असर रोजगार पर पड़ा। ईरान के मौजूदा इक्तसादी बहरान की एक और अहम वजह अंदरूनी बदउनवानी और इदारा जाती कमजोरी भी है। एक हालिया रिपोर्ट से मसले की संगीनी का अंदाजा होता है। हुकाम के मुताबिक पाबंदियों के दौरान तेल और दीगर मसनूआत की फरोख्त से हासिल होने वाली $11 अरब की रकम मुल्क वापस नहीं लाई गई, जिसके बायस मालियाती निजाम पर दबाव मजीद बढ़ा। इन हालात में जंग ने आम ईरानी शहरियों की मुश्किलात में गैर मामूली इजाफा किया और अंदाजों के मुताबिक इस वक्त मुल्क की तकरीबन 70% आबादी गुर्बत या उसके करीब जिंदगी गुजार रही है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि ईरानी शहरियों के लिए रोजमर्रा की बुनियादी जरूरियात पूरी करना मुश्किल है। मुस्तकबिल में अगर महंगाई कम हुई या मईशत में कुछ बेहतरी आई तो मईशत को मुस्तहकम होने में कई साल लग जाएंगे। ईरान और अमेरिका अब भी सिफारतकारी का दरवाजा खुला रखे हुए हैं। हालिया हमलों के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान साजिशों के जरिए
पैगामात का तबादला जारी है, लेकिन हकीकत यह है कि कशीदगी अब आबनाए हरमुज से निकलकर बहरा अहमर और बहरा कैस्पियन तक फैल चुकी है। यूं अब ये जरूरी हो चुका कि दोनों ममालिक फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएं और सिफारतकारी को एक और मौका दें। इस दौरान साबिक शाही ईरान के बेटे रजा पहलवी ने खुद को ईरान की मौजूदा रजीम के मुतबादिल के तौर पर पेश करने की नाकाम कोशिश की और वक्ती तौर पर आलमी सतह पर तवज्जो हासिल करने में भी कामयाब रहे, लेकिन वो अपना ये तासुर ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सके। उन्होंने बैरून मुल्क सरगर्म मुहिम चलाई, तकारीर की, हिमायत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ना अमेरिका की वाज़ेह हिमायत हासिल हुई, ना ही वो ईरान के अंदर कोई मुनज़्ज़म अवामी तहरीक चलाने में कामयाब हो सके। हालिया कशीदगी के दौरान अमेरिका की पॉलिसी भी मुसलसल तब्दीली के अमल से दोचार रही। एक तरफ तो अमेरिकी क़यादत जारहाना बयानात देने के अलावा ईरान पर हमले करती रही, दूसरी जानिब हालिया मुआहदों में ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हुए रजीम की तब्दीली से गुरेज किया, जिसके बायस ना सिर्फ रजा पहलवी की पॉलिटिकल पोजीशन कमजोर हुई बल्कि अपोजिशन की मजमूई साख पर भी सवालात उठने लगे। रजा पहलवी के अपने हामियों में भी इस वक्त मायूसी देखी जा रही है, क्योंकि वो अपोजिशन को मुत्तहिद करने और वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाने में नाकाम रहे। ईरानी हुकूमत की मरबूत हिकमत अमली के बायस भी एक मुनज़्ज़म मुतबादिल क़यादत उभरने के इम्कानात महदूद हो चुके हैं। यही वजह है कि अगरचे बैरूनी दुनिया में रजीम की तब्दीली की बात होती रही, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मौजूदा हुकूमत अब भी बरकरार है और बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक उसने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत की। इसी बदलते हुए मंजरनामे में खित्ते की दीगर रियासतें भी अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रही हैं। यूएई ने ईरान के साथ कशीदगी कम करने और मुफाहमत की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया। 5 माह पहले ईरानी खतरात के बायस खाली होने वाला दुबई का मालियाती मरकज अब दोबारा आबाद हो चुका है, जहां बैन अल-अक़वामी बैंकार और सरमायाकार वापस आ रहे हैं। यूएई की क़यादत अब इस हकीकत को तस्लीम कर रही है कि जुग्राफियाई कशीदगी के माहौल में अपनी हैसियत को एक आलमी मालियाती और तजारती मरकज के तौर पर बरकरार रखना मुमकिन नहीं। ये पेशरफ्त इस बात की निशानदही करती है कि खत्ते में ताकत का तवाज़ुन सिर्फ अस्करी नहीं, मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा है और ईरान के साथ ताल्लुकात में नरमी दरअसल एक अमली ज़रूरत के तौर पर सामने आई ताकि तजारत, सरमायाकारी और सयाहत के शोबों को महफूज रखा जा सके। यूएई इस वक्त खित्ता एक ऐसी कशीदगी का सामना कर रहा है जिसके हल के लिए खित्ते के तमाम ममालिक को मिलकर कोशिशें करना होंगी, क्योंकि हर जंग की बहरहाल एक कीमत होती है जो सिर्फ रियासत ही नहीं चुकाती बल्कि आम शहरी भी अदा करते हैं। यह दुरुस्त है कि खित्ते के कुछ ममालिक ये जंग जारी रखना चाहते हैं, जिनमें इजराइल सरफहरिस्त है, लेकिन अमेरिका और खास तौर पर ईरानी क़यादत को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा ताकि खित्ते में देर पाम कायम हो और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो और खित्ते में तमाम ममालिक का मफाद जो है वो बरकरार रहे। इसी मंजरनामे में बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो जारी हमले हैं जिसमें मुख्तसर वक्फा इस वक्त आ चुका है, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब ने। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल देखें, एक तरफ हमें यह दिखाई देता है कि एक वक्फा है, दूसरी तरफ हमें यह दिखाई देता है कि एक जानिब हमला हुआ है और वो हमला सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने मिल के किया है इराक के ऊपर। तीसरी तरफ हमें यह दिखाई देता है कि यमनी हूतियों का महाज भी गर्म है। उधर हमें यह दिखाई देता है कि लबनान और इजराइल के माबैन जो है वो एक सिफारतकारी का माहौल है। और एक तरफ हमें यह दिखाई दे रहा है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात है। इस पूरे मंजरनामे में आने वाले दिनों का इहाता किन अल्फाज के अंदर किया जा सकता है? खतरे के बादल मंडलाते रहेंगे या फिर अमन का जो पौधा है वो एक तनावर दरख्त बन जाएगा? जी शुक्रिया। मालूम नहीं है किसने अमन के पौधे की बात की, इसलिए कि 2019 में अब्राहमी मुआहदों की सूरत में जो सिलसिला शुरू हुआ था, ईरान पर एक साल के अंदर 2 हमले, यानी जून 2025 में और फरवरी 2026 में, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो अमन का पौधा किसी भी ने नहीं लगाया। अगर कोई समझता था कि वो उन्होंने अमन की बुनियाद डाल दी है तो शायद वो गलतफहमी का शिकार थे। इसलिए कि अब्राहम एकॉर्ड्स का बुनियादी मकसद है इस खत्ते में इसराइल के रास्ते में मौजूद हर रुकावट को साफ करना, रास्ते से हटाना। अब लीबिया, शाम, इराक के बाद वाहिद मुल्क इस खत्ते में ईरान रह गया था। तो ईरान को गुज़िश्ता साल जून में भी और इस साल भी बड़ी कोशिश की कि रास्ते से हटा दिया जाए, वहाँ पे हुकूमत तब्दील कर दी जाए। वो नहीं हो सका। अपना हॉर्मुज़ का मसला भी हल नहीं हुआ। वो अभी तक उस पर एक कंटेस्टेड टेरिटरी आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने मुहासरा कर रखा है, जबकि ईरान कहता है उस पर हमारा कब्जा है। तो जब तक मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी और वो गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा तरीन ये भी बयान आया है कि मुझे इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुसलसल जंग में फंसाए रखना चाहते हैं। तो इससे, और ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कई मरतबा कहा हुआ है कि
ईरान की हुकूमत का खात्मा और उससे न्यूक्लियर हथियारों को लेना, वो उनका मिशन है। और कुछ अर्से पहले तो उन्होंने यहाँ तक कहा था, जून 2025 की जंग के दौरान, कि हमने न्यूक्लियर हथियारों को इंतहा पसंदाना मुस्लिम हुकूमतों के हाथों में नहीं छोड़ना। और उस साथ में उन्होंने नाम लिया कि एक हुकूमत या मुल्क ईरान है, दूसरा पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान ने तो फिलहाल ये जो मसालेती कोशिश शुरू की, उसकी बुनियाद पे फर्ज ये कर लिया है कि अमेरिका और इसराइल की तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ नहीं होगा, और इसीलिए हमने बड़ा बढ़ चढ़ के शायद फायरबंदी हो जाए, वो मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर जाए और अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत जल्द इस जंग का खात्मा होगा। नवंबर में अमेरिकी इंतखाबात हैं, मिड टर्म, और उस तक मेरा ख्याल है ये सिलसिला जारी रहेगा। और कोशिश होगी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कि किसी न किसी तरीके से ये जंग जारी रहे, ताकि अवाम की हमदर्दियां रिपब्लिकन पार्टी के लिए, बल्कि उस पूरी लॉबी के लिए जो कि अमेरिकी कांग्रेस में मौजूद है। और आपने देखा होगा कि वहां पे इस वक्त जो गालिब अक्सरियत है सेनेट में और ईवान नुमाइंदगान में, वो गालिब अक्सरियत इसराइल के हक में है। इसराइल के हक में उन्होंने बिल भी पास किया है जो 1.15 ट्रिलियन डॉलर का बजट, दिफाई बजट है, वो भी मंजूर कर लिया है। तो ये सारी बातें जो मुख्तसरन मैं ये कह सकता हूं कि जब तक अब्राहम अकॉर्ड, इब्राहिमी मुआहदे की जो बड़ी मंजिल है वो हासिल नहीं होगी, ये जंग किसी न किसी तरीके से जारी रहेगी। अगर अभी रुक भी गई तो कुछ अरसे के बाद फिर छिड़ जाएगी। अच्छा गुल साहब, अगर देखा जाए, एक पहाड़ी का हवाला जो है वो बार बार दिया जा रहा है कि ज़ेरे ज़मीन जो वहाँ पे तनसीब मौजूद है उसके ऊपर हमला होना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका इजहार बारहा किया। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अगर उन्हें ये इशू था तो अवामी सतह पे इसका इजहार करने की बजाय मुझे बताते। और फिर साथ में ये भी कह दिया कि अमेरिका को ये ना बताया जाए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, अमेरिका हर चीज़ से बाखबर है। और फिर ये भी कि अगर उसका हम सफाया करना चाहें तो हम करेंगे और ये फैसला वॉशिंगटन करेगा। तो यहाँ पर क्या बज़ाहिर ये बताने की जंग जारी है कि अमेरिका की सुपरमेसी है, अमेरिका अपने फैसले खुद लेता है, या फिर बज़ाहिर गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी? मैं नहीं समझता कि यहाँ गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी है। उसमें बुनियादी तौर पे पॉलिसी एक ही है, और वो है सेहूनी रियासत का तहफ़्फ़ुज़, उसकी कहते पैट्रनेज, सरपरस्ती। और किसी न किसी तरीके से जो बिल भी अभी ताज़ा तरीन पास हुआ है, और उसमें ख़ास तौर पे एक शिक नंबर 219 रखी गई है जिसको फॉरेन डिफेंस अप्रोप्रिएशंस एक्ट कहते हैं। और उस शिक का बुनियादी मकसद भी इसराइल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिफाई साजो सामान, मिसाइलों की टेक्नोलॉजी में गहरा ताउन है, जो कि 2029 तक जारी रहेगा। तो उसका, और इसको रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ने वोट दिए हैं, लिहाजा इसमें तो किसी को शक ही नहीं होना चाहिए कि इस वक्त भी अगरचे थोड़ा सा उसमें फ्रैक्चर हुआ है, जो पहले तो टोटल इत्तेफाक राय था अमेरिका में, अमेरिकी रियासती ऐवानों में और ऐवान नुमाइंदगान में इसराइल के हवाले से, वो टोटल इत्तेफाक राय जो था वो किसी हद तक अभी फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन गालिब अक्सरियत, जिसको आप कह लें कि 80-85% नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे जो हैं, वो अब भी इसराइल के हक में हैं। और एक बात बड़ी वाज़ेह है, जो कि अमरीकी एक स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर हैं, जेफरी सैक्स, वो मुतादिद मरतबा कह चुके हैं। उन्होंने हाल ही में भी कहा कि नेतन्याहू की ख्वाहिश थी, जब सदर बराक ओबामा वाइट हाउस में थे, कि शाम पे हमला किया जाए और वहां पे अलकायदा को इस्तेमाल किया जाए। और फिर शाम पे हमला हो गया 2011 में। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि गुज़िश्ता 30 बरसों से अमेरिका की पॉलिसी बुनियादी तौर पे इसराइली हुकूमतें चला रही हैं, वो डिक्टेट कर रही हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, स्टॉक एक्सचेंज, मालियाती मंडियां और ऐवान नुमाइंदगान, यानी सियासी जो ऐवान हैं, वो सब इसराइल के साथ यकजहती का इजहार करते रहे हैं, अब भी उसके साथ खड़े हैं। और इसराइल की जो अहदाफ हैं
अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत, जो कि शुरू डोनाल्ड ट्रंप की पहली सदारत के दौरान हुआ था, उसके तहत मेरा ख्याल है कि उस पर अमल दरामद जो है वो जारी रहेगा, और उसकी वजह से मशरिक वस्ता मैं नहीं समझता कि अमन की मंजिल हासिल कर पाएगा बहुत जल्द। अच्छा सर, आबनाए हरमुज के कंट्रोल के हवाले से आप क्या देखते हैं? बज़ाहिर ये यूं लगता है कि जंग के बाद जो ताकत की तकसीम है ये उसकी जंग है और उसके ऊपर अपना इख्तियार रखते हैं। अब ओमान ने जो सजेशन दी थी 50-50% के कंट्रोल की, जिसमें दीगर अरब ममालिक भी शामिल होंगे, तो ईरान ने उसकी नफी कर दी है। तो अब मुस्तकबिल के अंदर उसका कंट्रोल वापस लेना ये अमेरिका की जिद है, और उसका कंट्रोल ना छोड़ना ये ईरान की जिद है। तो फिर उसके नताइज किस सूरत में निकलना? देखिए, अमेरिका की जिद तो एक बदमाश की तरह है ना, कि वो अपनी फौज लेके आ जाए किसी एक इलाके में और कह दे कि ये इलाका हमारा है या इस पे हमने कंट्रोल कायम करना है। जबकि ईरान का तो वो अपना पानी है, ईरान की अपनी बहरी इलाका है, तो उसको कैसे छोड़ दे। और जहां तक वो दूसरी तजवीज़ वाली बात है, तो ईरानी इतने भोले नहीं हैं, उन्हें भी मालूम है कि अगर ओमान ने अमेरिका के साथ सलाह मशवरा करके, अमेरिका सऊदी अरब के साथ मिल मिला के उसका आधा कंट्रोल खुद हासिल करने की वो तजवीज़ पेश की है, तो उसका बुनियादी मतलब है कि कंट्रोल बहरहाल अमेरिका सरकार को हासिल रहेगा। उनको मालूम है कि किस तरह अभी मोहम्मद बिन सलमान जब मिले डोनाल्ड ट्रंप से, तो उसमें उन्होंने कहा कि हाँ जी, हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप अब्राहम अकॉर्ड्स पे दस्तखत कर लें। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। और उस पे जो ईवान सदर की, ये वाइट हाउस की जो तर्जुमान है कैरोलिन वाइट, उसने तो बिल्कुल वाज़ेह कह दिया था जब उससे पूछा गया कि क्या ये अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होगा सऊदी अरब, तो उसने जवाब ये दिया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एवज़ सऊदी अरब की अब्राहम अकॉर्ड्स पे दस्तखत की बात कर चुके हैं, और यही हमारी स्टोरी है। यानी उसने बड़े दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जब तक ये नहीं होंगे अब्राहमी मुआहदे में शामिल सऊदी अरब, उस वक्त तक उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती है। तो ये वो चंद डॉट्स हैं जो अगर आप मिला लें तो उससे वाज़ेह हो जाता है कि मशरिक़ वस्ता में अमन की मंजिल अभी बहुत दूर है। देखना यह कि ईरान कब तक अमेरिका की ये जो एक बदमाशी का एक अंदाज है, 19वीं सदी के शरीफ हुआ करते थे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, काउंटीज में, तो ये 19वीं सदी के शरीफ की तरह का किरदार अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप अदा कर रहे हैं। किस हद तक वो इसमें कामयाब होते हैं वो अभी देखना बाकी है, इसलिए कि उनके ऊपर इक्तिसादी प्रेशर जो है वो मैं समझता हूँ काफ़ी अभी बढ़ चुका है। अच्छा सर, ये जो इराक के ऊपर हमला हुआ, जहां पे 20 हलाकतों की इत्तलात मंजर-ए-आम पे आई, अब इस ज़मन के अंदर इराक की पोजीशन को देखें तो उसकी हुकूमत तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी रखना चाहती है, दूसरी तरफ के गिरोह देखें तो वो ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो वहाँ की सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, तो वो खित्ता किस हद तक हसास नौइयत का है, और इन हमलों की वजूहात क्या दिखाई देती हैं और इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि इराक में अमेरिका ने जो मुदाखलत की, उस पर जो जंग मुसल्लत की, मकसद तो उसका सद्दाम हुसैन को हटाना था, लेकिन बुनियादी तौर पे इराक की चूंकि अक्सरियत आबादी शिया है, तो उन्होंने शिया मुसलमानों को मज़ीद तक़वियत पहुंचा दी बिलवास्ता तरीके से। अभी उनकी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पे वो हुकूमत मुसलसल कमज़ोर रहे, वहाँ पे सुन्नी जो गुरोह हैं उनको थोड़ा सा मुस्तहकम किया जाए, ताकि शिया हुकूमत या शिया जो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ थोड़ा सा महाज खड़ा किया जा सके, और इसकी वजह से ईरान पे भी दबाव डाला जा सके बिलवास्ता तौर पे। अब वो किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि वो तो खित्ता पहले ही एक लिहाज से जंगो जदल का शिकार है, और मैं नहीं समझता कि इस तरह के हमले करके इराक को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे मसला पूरे इलाके की मईशत का आ गया है, और उससे चाहे कुवैत है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब या और मुत्तहिदा अरब अमारात, इन सब की मईशत मुतासिर हो रही है। और ये अब इन मुल्कों पे है कि किस हद तक वो मुसलसल ईरान के खिलाफ जंग में अलाकार बने रहेंगे, क्योंकि जब तक ये इन मुल्कों में अमरीकी अड्डे मौजूद होंगे और वो इस्तेमाल होंगे ईरान के खिलाफ हमलों के लिए, तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि अमन सीज फायर के कोई इम्कानात
बहुत कम रहेंगे। सर, मुस्तकबिल करीब के अंदर चीन का किरदार कैसा रहेगा? क्योंकि मैन पैड्स के हवाले से इत्तलात हैं कि 300 से 400 डिफेंस सिस्टम के हवाले से उन्हें फराहम करने की बात हो रही है, जो चंद हफ्तों में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। अगर ये वाला मामला होता है तो फिर अमेरिका का रिएक्शन उसके ऊपर क्या होगा? देखिए, पहले तो बात यह कि जो इस तरह की खबरें अगर जब आ जाती है ना कि मीडिया में कि चीन अभी फराहम करने वाला है, अगर ऐसा ही हो तो फिर तो अमेरिका और इसराइल मिलके उस कंसाइनमेंट को ही उड़ा दें, आसानी से वहां पहुंचने भी न दें। ठीक है, अमरीकी बहरिया के जरिए नाकाबंदी करके उसको वहां पहुंचने से रोका जा सकता है। तो इसमें ये बड़ी हवाई किस्म की बातें होती है। अगर मैन पैड्स ने पहुंचना था तो वो पहले पहुंच चुके होंगे। बाकी ईरान चीन का भी, रूस का भी तिजारती पार्टनर भी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, और मेरा अपना ख्याल है कि वो खामोशी के साथ अपने उस दोस्त या उस पार्टनर के साथ ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे जो उनकी नज़र में अमेरिका की इस इलाके में रसाई को महदूद करने के लिए उसके रास्ते में इस वक्त खड़ा है। वो उसका साथ देंगे, और क्योंकि इस वक्त वो दुश्मन के खिलाफ खड़ा है तो उसको किसी न किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाता रहेगा, लेकिन उसको बबांगे दोहल जो है वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे पे मुख्तलिफ पहलुओं में मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो सूरत हाल किसी भी तरीके से इस बात को आया नहीं कर रही कि आने वाले दिन जो है वो सुख का सांस लेने के मुतरादिफ होंगे। हमें ये दिखाई दे रहा है कि जंग रुकी हुई है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि तवक्कुफ जारी है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि किसी जगह पर बैठकर मुज़ाकरात होने के इम्कानात हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी मंडियों की इस वक्त सूरत हाल देखें, उनके ऊपर असर क्या पड़ रहा है। अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर कीमत देखें तो वो किस हद तक फ्लक्चुएट कर रही है, और उसका असर आम आदमी पे कैसे पड़ रहा है, एशिया कैसे मुतासिर है, यूरोप कितना मुतासिर हो चुका है, और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस वक्त खतरात के बादल क्या हैं। तो दिफाई महाज पे भी और माशी महाज पे भी इस वक्त जो पेचीदगियाँ हैं, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब, प्रेसिडेंट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम साहब ने भी ज्वाइन किया है। मुज़म्मिल साहब, मैं आपका भी मशकूर हूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में होने वाली मुलाकात और आने वाले दिनों के जो मंजरनामे के असरात हैं, ये किस हद तक मुवासलत रखते हैं इस बात से कि कहीं ना कहीं पे अमन होगा, या किस हद तक खदशात का इजहार करते हैं कि ये तवक्कुफ जो है ये एक बड़े तूफान का पेश खैमा होगा? जी, अस्सलाम वालेकुम यस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त की जो सिचुएशन है बड़ी उसमें बेयकीनी है। बेयकीनी इस हिसाब से कि एक तरफ तो हमने देखा कि लास्ट जुम्मे के बाद से जो एक तवक्कुफ आपने जैसे कहा कि वो आया है और उसमें अटैक्स को कम कर दिया गया है, बल्कि ना होने के बराबर है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और फ्रंट्स खुल गए हैं, और वो बड़ा मैनीखेज है इस हवाले से कि ईरान के ऊपर भी उसका यकीनी तौर पे असर होगा। कि एक तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद जैसे बाबुल मंदब का भी एरिया जब 19 जुलाई से स्टार्ट हुआ, और उसके अंदर जो टारगेटिंग की गई ईरानियन सऊदियन शिप्स का, और इसके साथ साथ इन्होंने उनकी ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया, और इसके साथ इन्होंने तो उस हवाले से जो सऊदियन है, जाहिर बात है उनका इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया। और उसके बाद इनकी जो जिजान की एमरॉक की ऑयल रिफाइनरी है जिस पे अटैक हुआ था, उसको जाहिर बात है उसकी प्रोडक्शन को कम कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ ही हुतीज ने जो उनकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उसको भी क्लेम किया है कि उसको अटैक किया और उसको डैमेज किया। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑयल की प्रोडक्शन जो कि याम्बो के थ्रू वो तकरीबन 4 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से यहाँ से लाई जा रही थी, उसको चोक करने की कोशिश की, और मेरे ख्याल में उन्होंने चोक कर दिया। तो इफेक्टिवली जो टोटल 20-21 मिलियन बैरल का जो ऑयल है वो उसको रोक लिया गया है। तो ये उसका असर यकीनी तौर पे ओवरऑल तो पड़ा है। लेकिन एक और डायमेंशन जो इसके बारे में शायद कम बात हो रही है वो है वो फ्रंट है, एक तो सऊदीया ने जारी बात है जो अटैक किया है इराक के अंदर, तो वहाँ पे जो ईरान एफिलिएटेड वहाँ मिलिट्री है, मिलिटिया ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर जो अटैक है ये एक नया फ्रंट है। जाहिर है ईरान के लिए भी इसके अंदर
मसाइल हैं, तो 20 के करीब वहाँ पे किलिंग्स हुई हैं और 32 के करीब वहाँ पे इंजरीज हुई हैं। तो ये एक नई डायमेंशन खोली गई है। एक और डायमेंशन जो है वो कैस्पियन सी की है, जहाँ पे जैसे अभी आपने बात की कि इस वक्त यूएसए में नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर वहां आए हुए हैं और उनकी बातचीत हुई है ओवल में। इसी तरीके से ज़ेलेंस्की भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो ये भी एक जो एक गठजोड़ है या एक कॉम्बिनेशन है, ये भी एक इशारा कर रहा है कि ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो यहाँ आने से पहले उन्होंने जो एक पाइपलाइन है कजाकिस्तान की जो कि ब्लैक सी की तरफ आती है, उसका जो टर्मिनल पॉइंट है ब्लैक सी के अंदर, उसको हिट किया है और वहां पे भी जो लोडिंग कैपेसिटी के अंदर 2 शिप्स थे उनको टारगेट किया है। तो ये एक और इंडिकेटर है। यानी मजमूई तौर पे फ्रंट इतने खुलते चले जा रहे हैं कि अगर एक को दबाएंगे तो दूसरा फ्रंट जो है वो किसी तीसरे को जन्म देगा। मुजम्मिल साहब, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी हवाला दिया, यम्बा से होने वाली जो बरामदात हैं वो भी किस हद तक मुतासिर हुई हैं। ईरान को अगर देखें तो ईरान की ब्लॉकेट के नतीजे के अंदर जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, वो भी तो कोई ना कोई तो बायर होगा ना उसका। उस बायर तक जब चीज़ें नहीं पहुंच रही तो उसकी भी कैपेसिटी जो है वो लो हो रही होगी, तो उसे भी कहीं ना कहीं से तेल चाहिए होगा। तो इस वक्त मजमूई सूरत हाल जो है, मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये क्या इंडिकेट कर रही है मुस्तकबिल के हवाले से? महंगाई का ग्राफ किस हद तक ऊपर जाएगा, पेट्रोल की कीमतें किस हद तक बढ़ेंगी, दुनिया किस हद तक मुतासिर होगी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कभी कभार अगर आप हज के दौरान या हज के सीजन पे गए हो कभी सऊदी अरब इत्तेफाक हो, तो हज वाला जो दिन होता है, जिस दिन सब ने जो है मतलब जो है खाना काबा की तरफ जाना होता है हज करने के बाद तवाफ़ ज़ियारत के लिए, तो उस दिन जो है जो वही टैक्सी जो फी बंदा 10 रियाल या 15 रियाल लेती थी, वो जो है 100 रियाल 200 रियाल मांगती है। ठीक। अच्छा, उसकी वजह एक तो ये कि ऑब्वियसली सीजन होता है, और दूसरी वजह ये होती है कि इतना रश होता है कि वो जो सफर 1 घंटे का होता है या 40 मिनट का होता है, वो 3-3 ढाई घंटे बाजों का लग जाते हैं। रश, ट्रैफिक, बंद सड़कें, ये वो। तो वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो जो है उसके इजाफी पैसे चार्ज करता है। ठीक। तो अभी इसी तरीके से ये जो सूरत हाल हुई हुई है, ये जो जंगी सूरत हाल हुई हुई है, इसमें जो अजनास की कीमतें हैं ना, वो जो है शायद एक तेल और ये गैस के अलावा वो उसमें शायद इतनी तेजी ना हो जितनी उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने का खर्चा हो गया है। यानी कि जहाज का किराया, इंश्योरेंस, रिस्क प्रीमियम, टाइम, जैसे भी अब बताया अभी जो है कि सऊदी अरब के जो एक साइड थी जब वो होती की वजह से वो भी इफेक्ट हो गई है, हार्मस जो है अलग इफेक्ट हो गई है। तो ये तमाम चीजों की वजह से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत हाई हो गई है। शिपिंग कंपनीज हैं, उन्होंने किराए बहुत ज्यादा मांगना शुरू कर दिए, क्योंकि आपको पता है जहाजों को भी आग लगाई गई है, उड़ाया गया है। इंश्योरेंस रिस्क प्रीमियम, जो दुनिया का कोई भी कार्गो होता है जब वो जाता है सी फ्रेट में, तो उसकी इंश्योरेंस लाजमी होती है कि अगर जहाज डूब जाए तो वो नुकसान ना हो जो तिजारत कर रहे हैं उनका। तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जो इंश्योरेंस कर रहे हैं वो उनके जहन में ये होता है कि अगर खुदा न खासा जहाज नहीं पहुंच सका तो फिर वो तमाम का तमाम क्लेम उनको देना पड़ेगा। तो इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की हम एक बहस तो कर रहे हैं कि आलमी मार्केट में आज तेल की कीमत अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 4.5% बढ़ी है। कल भी ऐसे ही बढ़ी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले 9% गिरी भी थी, जब कुछ मामला एक जो रोजाना ट्रम्प साहब के मूड पे होता है वैसे तो ये जो है, ये देखने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन कितनी महंगी हो चुकी हुई है और उसकी वजह से अजनास की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। और फिर उसके बाद जो ममालिक जो बराह रास्त जंग में नहीं इस वक्त, लेकिन उनकी तिजारत जो है वो अफेक्ट हो गई है। यानी कि अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा था किसी और मुल्क में तो उसका माल बर वक्त नहीं पहुंच रहा, लेट हो रहा है। इसी तरह अगर वो इम्पोर्ट कर रहा था तो वो भी, तो उनके तिजारती हजम, खसारे, तो एक दुनिया में अजीब सी कैफियत है। और आप ये कह लें कि ये वो कैफियत है जो ज्यादा देर तक चली तो दुनिया में रिसेशन जो है, वैसे ही स्लो डाउन तो है, रिसेशन की तरफ बात चली जाएगी अगर इसमें जल्द अज जल्द जो है इसमें मामला जो है वो हल ना हुए। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है सर कि जब $1.15 ट्रिलियन का जो है बजट पास हो रहा हो
और जब नए फ्रंट्स खुल रहे हों, अगर डायरेक्ट मुतासरीन में से देखें तो दुनिया के कितने ममालिक हैं कि जो हमलों की जद में हैं या हमलों की जद में माजी करीब के अंदर रहे। ईरान को देख लें आप, उसके साथ साथ बहरीन को देखें, उर्दन को देखें, कुवैत को देखें, कतर को देखें, यूएई को देखें। उधर फ्रंट रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, इराक का नया फ्रंट खुला हुआ है, लबनान का महाज है, गजा का महाज है, यमन का महाज है, सऊदी अरेबिया का महाज है। सर ये इतने ममालिक हो चुके, तो वो राहत इंदौरी का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये आग का फैलाव मजीद होता देख रहे हैं, ये कहीं पे पानी की बूंदें कारगर साबित होती देखते हैं? अब ये इसको एज अगर स्ट्रेटेजी देखा जाए तो देखें, अब जो फ्राइडे को एक ट्रूस हुआ और उसके फौरन बाद ये बातचीत शुरू हुई कि हमारी ईरान के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ये बात की कि जुमे को उनकी जो अपने एडवाइजर्स के साथ मीटिंग हुई थी, उसके फौरन बाद उन्होंने कहा कि हमारी बैकएंड पे अब बातचीत शुरू हो गई, जिसको कि ईरान ने डिनाई किया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी कोई ऐसी बात नहीं, बातचीत नहीं हो रही। और उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि वी वुड नॉट लेट द यूएस टू डिटरमिन द टाइमिंग्स ऑफ वॉर एंड पीस। तो ये उनकी तरफ से बड़ा एक स्टर्न वार्निंग था। तो मेरे ख्याल में तो अभी ये जो थोड़ा सा फैलाव हॉरिजॉन्टल हुआ है वॉर का, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं यूएस की तरफ से। और शायद आने वाले दिनों में अभी जो बातचीत हुई है नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरान, उसके अंदर भी ये सारी चीजें डिस्कशंस में आई हैं। तो जिसमें साउथ ऑफ लेबनान के हवाले से भी बातचीत है उसमें। तो मेरे ख्याल में अभी ये टैक्टिक्स कुछ इस तरह के हैं जिसमें कि जो चोकिंग इफेक्ट है वो ईरान के ऊपर लाया जाए। और उस हवाले से ये मल्टीपल फ्रंट्स खोले जा रहे हैं उन जगहों से जहां से कि ईरान को अदर देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी इनपुट्स आती हैं। तो मेरे ख्याल में जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो डबल ब्लॉकेड हुआ है, तो वहां से तो ईरान की अभी कोई भी शिपिंग जो है वो आउट इन नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए, इकोनॉमी के लिए। लेकिन साथ ही साथ अभी जैसे कैस्पियन को भी स्क्वीज किया जा रहा है, इराक की तरफ से भी जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा रही है। तो दीज आर द प्रेशर टैक्टिक्स टू ब्रिंग द Iranian delegation onto the table and start talking about the points। और उसमें एक छोटा सा पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो 14 पॉइंट्स हैं वो तो एक अपनी जगह बातचीत है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प टाइम एंड अगेन एक चीज बात करते हैं कि ईरान शुड टेक अ गुड डील। अब ये जो गुड डील है, ये पैकेज क्या है और इसके बारे में उसके बारे में तो माजी में भी बहाल मौजूद थे, माजी में भी उसकी तफसीलात मंजर आम पे नहीं आई। तो अब जो है वो गुड डील जो है वो किसको मालूम है, किसके जहन की इख्तरा है या किसके बॉक्स के अंदर मालूम है, वो तो उसे ही पता होगा। मुजम्मिल साहब, अभी की जो सूरत हाल है, फर्ज कर लें कि जंग रुक गई, फर्ज करें कि आलमी मईशत जो है वो धीरे धीरे वापस आना शुरू हो। कहा यह जाता है कि जंग चलती है 4 दिन, लेकिन उसके असरात जो है वो 4 साल भुगतना पड़ते हैं। अभी मुतासिरीन में से अगर देखा जाए तो वो तरक्की पजीर ममालिकान में से ज्यादा ममालिक हैं। तो इसके असरात जो है वो कितने अरसे भुगतना पड़ेंगे, किस सूरत में भुगतना पड़ेंगे और उस पर ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता है? देखें, अब सबसे पहले तो बराह रास्त तो इम्पैक्ट अगर आप देखें तो वो ईरान का ऑब्वियसली है। और उसके बाद जो मिडल ईस्ट, क्योंकि ईरान का जो रद्द अमल आता है वो मिडल ईस्ट की इकॉनमीज पे आता है, और वो भी ठीक ठाक किस्म का, वो तो अभी तक क्वांटिफाई भी नहीं हो पा रहा कि वहां पे कितना नुकसान हो चुका है और क्या है। तो ये रीजन को तो रिकवर करते करते बहुत टाइम लगेगा। जो मेरा कंसर्न है वो उससे ज्यादा बड़ा है। वो कंसर्न ये है कि ये तमाम की तमाम मामलात में जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, जैसे कतर की एलएनजी की जो स्पेस थी, यूएई में जो वहां पे जो उनकी जो ऑयल की जो वहां से तरसीलात होती थी, डिफरेंट जगह थी, वो काफी ज्यादा डिसमेंटल हो गया है। तो इवन अगर फर्ज करें कि आज रात को सीज फायर हो जाए और कल जो है मुआहिदा हो जाए और बिल्कुल जो है खामोशी हो जाए, तब भी जो है जिसे कहते हैं कि ऑयल प्रोडक्ट की प्राइसेस और ऑयल की प्राइसेस में इतनी तेजी से गिरावट नहीं आएगी। तो ये डैमेज मीडियम टर्म में तो आ गया है। अब उसमें जो वो ममालिक जिनका जो नेट ऑयल के या एनर्जी के, मैं ये वर्ड यूज करूंगा, इंपोर्टर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है एक क्राइसिस होगा। उनकी जो है इंपोर्ट बिल बढ़ेंगी
और फिर दूसरा, जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक जो रेमिटेंसेस पे अब जो है उनकी रिलायंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जब से ये वॉर शुरू हुई है तो हमारी नेट रेमिटेंसेस में बल्कि कुछ महीनों में इजाफा ही हुआ है। लेकिन जो माहिरीन की और जो हम बात करते हैं लोगों से, वो ये कहते हैं कि अगर मिडल ईस्ट वापस सही अपनी जगह पे नहीं आया, एक्टिवेट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो है उसमें डिप आ जाएगा। स्टेट बैंक गवर्नर ने तो 44 अरब डॉलर की अगले साल की भी रेमिटेंसेस की पेशगोई की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काफी हायर साइड पे और ऑप्टिमिस्टिक व्यू है गिवन की जो कंडीशंस है। तो हर मुल्क का जो है किसी न किसी तरीके से, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, कोई ना कोई एंगल है, और वो एंगल जो है डेफिनेटली जो है उसको इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया कि दुनिया शायद स्लो डाउन से अगर ये इसी तरह चलती रही तो रिसेशन, और रिसेशन जो है वो वंस इन 20 ईयर्स 25 ईयर्स आता है ग्लोबली। तो वो जो है चीज अच्छी नहीं होगी, उससे फिर मार्केट्स और डिस्टर्ब होंगी, ऊपर नीचे चीजें होंगी। तो दी मैक्रो इकोनॉमी सिचुएशन जो है दुनिया की, वो मतलब इन सारे साम्राज्य से जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होगी। यानी माइक्रो अगर बात करें तो फिर उस पे अगर मुतासरीन में से रेशो निकाली जाए तो वो फिर दुनिया में बहुत रेशो जो है वो एक बनती है। इस वक्त मुजम्मिल साहब जो आपने इशारा दिया है, अगर उसी इशारे को आगे रख के देखें तो मेरा सवाल वही है। मैं चलें बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से कर लेता हूँ, दीगर ममालिक को छोड़िए। पाकिस्तान अभी तक इस पूरी जंग में अगर मुतासिर हुआ है तो बादियों नज़र में ये दिखाई देता है कि वो तेल की कीमतों के हवाले से हुआ, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान मुतासिर और किस सूरत में होगा। और फिर एक बात चलती है कि हमने 10 अरब डॉलर की डिमांड की है अमेरिका से रिजर्व में रखने के लिए, वो अगर पूरी होती है तो फिर क्या होगा, नहीं होती तो फिर क्या होगा? अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ा सा आपको एक बात बताता हूँ कि फर्ज करें कि मेरी मिसाल ले लें, और मैं जो हूँ एक एवरेज अर्नर हूँ, 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, और लेकिन एकदम जो है मुझे कोई रेमिटेंस या मुझे कोई इनहेरिटेंस मिल जाती है फैमिली से, तकसीम होती है अपने माँ बाप से, और एक साथ 50 लाख रुपए मिल जाते हैं। ठीक, वो 50 लाख रुपए के चक्कर में अगर मैं अपनी मईशत, अपनी जो 1 लाख रुपए की आमदनी जो मेरी नौकरी है, अगर मैं उसको कहूँ कि अब यार कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, तो इतने पैसे आ गए, किसी को खाते पीते हैं और काम चलाते हैं, तो वो जो है उससे जो है ना शायद हो सकता है कि चंद महीने जो है अच्छे गुजर जाए, लेकिन उससे फिर ज्यादा बुरा हाल होता है, क्योंकि जब आप चलते हुए काम को इग्नोर कर देते हैं और फिर आपको वो उस जगह पे आप वापस नहीं आ सकते, ये आप सारों को पता है। ठीक, पाकिस्तान की बदकिस्मती यही रही कि पाकिस्तान में माजी में 9/11 हो गया, उससे पहले जब अफगान वॉर हो गई, जिस जमाने में पाकिस्तान को अनकंडीशनल जो है फंड फ्लोज मिले, सपोर्ट मिली, तो हमने ना अपनी मईशत पे, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हमने जो है सारा इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जैसे ही जब वो जिसे कहते हैं कि अच्छा टाइम खत्म हो, तो पाकिस्तान वापस से बहुत जल्दी से जो है बुरी पोजीशन पे आ गया। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ आजकल लोगों को, लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 10 अरब डॉलर अमेरिका से आ जाते हैं, या 7 अरब डॉलर जो हमने सऊदी अरब से मांगे हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत जिसे कहते हैं बड़ी न्यूज होगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर सिर्फ ऑयल पाकिस्तान जो है ना 30 अरब डॉलर से ज्यादा का सालाना इंपोर्ट करता है। अगर 25 से 30% इजाफा हो जाए, यानी कि 25 से 30 डॉलर, वो भी हमने देखा भी है कि बढ़ा है, ठीक है ना, सिर्फ वो हो जाए तो हमें 8 से 10 अरब डॉलर इजाफी चाहिए होंगे। तो ये जो है एक ऑयल प्राइस एप्रिसिएशन की मार है। तो हमें जो है अपनी जो भी जिसे कहते हैं कि इकोनॉमी को जो है इन सारी चीजों के पीछे जो हमें एक्सपोर्ट्स पे फिर भी काम करना होगा, यानी वो बुनियादें जो हैं उनको मजबूत करने की जरूरत है। उससे अगर सरफे नजर करेंगे तो हालात जो हैं वो खराब हो सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद सईद साहब और मुजम्मिल असलम साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।